बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। ये अगर आप लोगों को सही समझ आ गया तो इससे जो नेक्स्ट है वो आप इजी होगा समझने में। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, थोड़ा सा वहाँ तफसीलन नहीं होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है, what are rectangular components of a vector and how rectangular components of a vector are find out। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद होता है और वो कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो इस सवाल से जाने से पहले लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट से क्या मुराद होता है, देखें जब किसी भी वेक्टर को स्प्लिट अप किया जाता है, तोड़ा जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनको कंपोनेंट कहा जाता है। तो एक इसकी ये भी डेफिनेशन है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज में फर्स्ट यानी शॉर्ट आंसर होगा, तो उसमें भी ये तारीफ आपसे पूछी गई होगी कि डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका शॉर्ट भी हो गया। तो यानी कंपोनेंट्स आप ये भी कह सकते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि व्हेन अ वेक्टर में स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हम अपने आज के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारा, मैंने आपको बताया कि सवाल आता है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो पहले हमें इसको क्लियर करना है कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है। तो इसकी डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको याद होगा मैंने आपको तीन लफ्ज बताए थे, परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू ईच अदर, एट राइट एंगल। इन तीनों लफ्ज का मतलब एक ही होता है और इससे मुराद होता है 90 का एंगल। तो किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, या राइट एंगल पर हों, या नॉर्मल टू ईच अदर हों, वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। दोबारा सुन लें, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are at right angle to each other, are normal to each other, are called rectangular components। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब ए टू जेड कोई भी वेक्टर हो सकता है, मेथड एक ही होगा। हमने यहाँ सपोज किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए को एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्स एक्सेस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ये डायग्राम आपके सामने आ गई होगी। देखें, मैंने आपको बताया कि हमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर का नाम ए है और उसको एक नुमाइंदा लाइन ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया है। ओ पी से, ये ओ पी है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। ये हमारा वेक्टर है। यानी कंसीडर अ वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ पी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट अप करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, तहलील करने के लिए हमने दो प्रोजेक्शन लिए। टू प्रोजेक्शन आर ड्रॉन ऑफ वेक्टर ए। अब उनमें से एक प्रोजेक्शन आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ओ एम है। ओ एम
is the projection of vector a on x axis। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ओ एम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कहते हैं अक्ष को। ओ एम वेक्टर ए का ही प्रोजेक्शन है, मतलब अक्ष है, लेकिन किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह आप गौर करें, ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है ऑन वाई एक्सिस। तो कितने हमने प्रोजेक्शन लिए? दो प्रोजेक्शन लिए। एक वेक्टर ए का हमने प्रोजेक्शन लिया ओ एम विच इज ऑन एक्स एक्सिस, और एक हमने उसका प्रोजेक्शन लिया ओ एन विच इज ऑन वाई एक्सिस। अब गौर करें, जो प्रोजेक्शन ओ एम है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओ एम is along x-axis, so named as x component of vector A and denoted by AXI। दोबारा सुने, जो OM है वो वेक्टर A का प्रोजेक्शन है x एक्सिस में, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर A का x कंपोनेंट है। यानी वेक्टर A का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो x की डायरेक्शन में है, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए एक्स आई के साथ। आपको पता होगा i एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, और ए एक्स जो है ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर आप गौर करें, ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि एज ओ एन इज अलोंग वाई एक्सिस, सो नेम्ड एज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे कि ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, और रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई जे के साथ। ए वाई जे के साथ, जे वाई की डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है, ए वाई वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। तो अब जरा गौर फरमाओ, ओ एन और पी एम ये दोनों एक दूसरे के ना पैरेलल खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। तो आप जानते हैं दो चीजें जब पैरेलल खड़ी होती हैं तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होती हैं। तो जो वैल्यू ओ एन की है वही वैल्यू पी एम की है, लिहाजा ओ एन जो है वो इक्वल टू क्या होगा? एम पी होगा। तो आप ए वाई जे को पी एम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप गौर करेंगे कि ओ एम और पी एम इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो वो 90 का बनेगा। यानी ये जो दोनों प्रोजेक्शन है, एक आपके पास ओ एम है और दूसरा आपके पास ओ एन है, ये एट राइट एंगल पर मौजूद है, यानी ये 90 के एंगल पर मौजूद है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तारीफ यही है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर मौजूद हों, वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। यानी एक हमारे पास ए एक्स है और एक हमारे पास ए वाई है, और ये दोनों राइट एंगल पर मौजूद हैं। ए इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो बाय हेड टू टेल रूल आप ये मेथड जानते हैं। अगर आप ए एक्स आई में ए वाई जे को ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो वेक्टर ए होगा। तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हेड टू टेल रूल, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये इक्वेशन बन जाएगी जो ये शो कर रही है कि वेक्टर ए जो है वो सम है, मजमुआ है ए एक्स और ए वाई का। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं वेक्टर ए के। उसके बाद अब ये बात तो क्लियर हो गई, हमें पता चल गया कि ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमने इनको फाइंड आउट करना है। जब हमें ये पता चल जाता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं,
तो उसके बाद हाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट, ये बात तो क्लियर हो गई कि ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। देखें, हम यहाँ पे ट्राइंगल यूज करेंगे ओपीएम यूज करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कास थीटा और साइन थीटा। दोबारा देखें डायग्राम में, जब हम ये जो ट्राइंगल है ओपीएम, हमने इससे एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है और वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर करें, जो ए एक्स है वो बेस में मौजूद है, जबकि आपका ए वाई परपेंडिकुलर में मौजूद है और आपका वेक्टर ए जो है वो हाइपोटेनस में मौजूद है। तो अब हम एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कास थीटा का सहारा लेंगे। अब ये कोई रट्टा नहीं है, हम कास थीटा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और एक्स कंपोनेंट बेस में मौजूद है और कास थीटा आपको पता होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो बेस में एक्स खड़ा है वही हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन यूज की कास थीटा एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो कास थीटा क्या बन जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो एंगल में हमारे पास बेस क्या है, ओ एम है और हाइपोटेनस हमारे पास ओ पी है, जबकि ओ एम की वैल्यू हमारे पास ए एक्स है और ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए है। तो कास थीटा आ गया ए एक्स ओवर ए, या हमने फाइंड आउट करना है एक्स कंपोनेंट। तो जो बटे के नीचे रकम होती है जब दूसरी तरफ जाती है, अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ ए एक्स ओवर ए है, मतलब ए डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा। अब दुनिया जहान का कोई वेक्टर आपको दे दिया जाए ए टू जेड, याद रखना किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऑलवेज कास थीटा होता है। सपोज अगर यहाँ ए एक्स की जगह बी एक्स होता तो वो बी कास थीटा बन जाता, अगर सी एक्स होता तो वो सी कास थीटा बन जाता, अगर वो डी एक्स होता डी कास थीटा बन जाता, अगर वो एफ एक्स होता तो एफ कास थीटा बन जाता, अगर वो वी एक्स होता तो वो वी कास थीटा बन जाता है, एंड सो ऑन ए टू जेड। कोई भी वेक्टर हो उसका एक्स कंपोनेंट ऑलवेज कास थीटा से फाइंड आउट होता है, ये बात ध्यान में सील कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ट्राइंगल में वाई कंपोनेंट हम मालूम करेंगे। वाई कंपोनेंट के लिए हमने साइन थीटा का इस्तेमाल किया क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और हमारा जो वाई कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर में खड़ा है, इसलिए हमने साइन का सहारा लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पी एम ओवर ओ पी। पी एम ए वाई के बराबर है और ओ पी ए के बराबर है। तो यहाँ से ए वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। अब हमें ये पता चल गया कि दुनिया जहान का कोई भी वेक्टर आ जाए ए टू जेड, उसका वाई कंपोनेंट जो है वो ऑलवेज साइन थीटा होता है। तो अगर यहाँ ए वाई की जगह अगर यहाँ पे बी वाई होता तो वो बी साइन थीटा बन जाता, अगर वो डी वाई होता डी साइन थीटा बन जाता, अगर वो ई वाई होता ई साइन थीटा बन जाता, एफ वाई होता वो एफ साइन थीटा बन जाता। तो यानी जब भी, अब दो बातें ये ज़हन नशीन कर लें, किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो कास थीटा, अगर उसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो साइन थीटा यूज होता है। ये आपके सामने मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, अगर आप इनको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इनके ऊपर से तीर का निशान उड़ा देंगे। सपोज आप लिखना चाहते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए वाई के ऊपर तीर का निशान हटा देंगे और ए के ऊपर भी तीर का निशान हटा देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगा। अगर इनके ऊपर तीर का निशान होगा तो ये फिर वेक्टर को ज़ाहिर करेंगे और अगर तीर का निशान नहीं होगा तो ये स्केलर को ज़ाहिर करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेंगे। तो अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रख लेना है। किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कास थीटा से फाइंड आउट होता है और उसका वाई कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा से फाइंड आउट होता है। और यही आपको एक बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव बताता जब वो ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव, अगर फर्ज कर लें कि आपको कोई भी वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो
और आपसे पूछा जाएगा उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो आपने कास थीटा वाला फार्मूला लगा देना है, एंगल आपको दिया गया होगा। इसी तरह अगर उसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा तो फिर आप साइन थीटा वाला फार्मूला लगा के मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव हल कर लेंगे। लेकिन यही बड़ी आपको एक और अहम ऑब्जेक्टिव बताता जो जिसको आपने घर पे ट्राई करना है, और नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का आंसर इसका क्या निकला था, कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस तरह इक्वल होते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? ये गालबन आपका 2.7 या 2.8 शॉर्ट आंसर है एक्सरसाइज में, इसको आप चेक कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अंडर व्हाट circumstances would a vector have components that are equal in magnitude, यानी वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं। तो कोई रट्टा नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीज है। आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं इन दोनों को बराबर कर देना है। एक तरफ लिख दो ए वाई, दूसरी तरफ लिख दो ए एक्स। अब ए वाई की जगह ए साइन थीटा लिख दो और ए एक्स की जगह ए कास थीटा लिख दो। कास को दूसरी तरफ ले जाएं, साइन ओवर कास बन जाएगा, और ए को एक तरफ ले जाएं, ए ओवर ए हो जाएगा। तो ए को ए से जब कैंसिल करेंगे तो जवाब आपका 1 आएगा, जबकि साइन ओवर कास टेन थीटा होता है। तो यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स बन जाएगा। तो जब आप 1 का टेन इनवर्स लेंगे तो वो 45 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स 45 के एंगल पर इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एक कंसेप्चुअल चीज है जो मैंने आपको समझा दी। उसके बाद है आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बड़ा अहम ये फार्मूला होगा जिसको हम 5-6 शॉर्ट आंसर में भी यूज करेंगे और न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाइंड आउट। मैग्नीट्यूड का जिक्र ऑलरेडी भी आ चुका है, तो अब आपको पता चलेगा कि ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो पहली बात ये जहन में रखें कि उसके ऊपर तीर का निशान नहीं डालना। तो हमने वही ट्राइंगल यूज की है OPM। तो यहाँ पे हमने यूज करना होता है पाइथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। आप जानते हैं मसला फिसागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन में अभी आप देख कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस क्या थे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी PM या MP का स्क्वायर। इनकी हम वैल्यूज डाल देंगे। OP की कीमत A है, OM की AX है और MP की AY है। तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो A का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर होल का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये है मैग्नीट्यूड का फार्मूला जिसको फॉर एवर अपने जहन में बिठा दें। किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर लें जमा उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर लें, फिर उसके बाद होल का क्या ले लें, अंडर रूट ले लें। ये तरीका है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। अब मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताऊं। फर्ज कर लें कि आपके पास एक वेक्टर है a, उसकी ना दो वैल्यूज हैं, एक है 3i प्लस 4j। ये एक वेक्टर a है, उसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j। अब आप ये देखें कि आपको ये बताया गया है कि वेक्टर a है, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक उसका जो x कंपोनेंट है वो 3 है और उसका y कंपोनेंट जो है वो 4 है। क्योंकि आप जानते हैं कि i x की डायरेक्शन शो करता है और j y की डायरेक्शन शो करता है। तो 3i है तो मतलब 3 अलोंग x एक्सिस है, 4j है तो 4 अलोंग y एक्सिस है। तो वेक्टर a के दो कंपोनेंट जब पता चल गए x और y। अब फार्मूला देखें क्या कहता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर लें यानी 3 का स्क्वायर लें तो वो 9 हो जाएगा।
y का स्क्वायर लेंगे यानी 4 का, तो वो 16 हो जाएगा। दोनों को जमा करें, 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का जजर लें तो जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, आप उसका इजीली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड पे वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो दोबारा आप उसी ट्रायंगल को यूज करेंगे। अब आप टेन थीटा लगाएंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ए वाई है, बेस ओ एम है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अब आपके जिम्मे जो असाइनमेंट है वो ये है कि मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट में, आपने क्या करना है, इसकी जगह आपने वेक्टर एफ लेना है और घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक वेक्टर एफ लेकर आपने उसको एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाकर एक्स एक्सेस के साथ एंगल थीटा बनाने के बाद उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है और उसकी इक्वेशन बनानी है। जैसे मैंने आप बनाई, उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया और उसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट किया।